नेक्स्ट अब क्वेश्चन आ गया तो पढ़ लो और फटाफट आंसर दो। देखो ट्राई किया करो कि सही आंसर दो, ठीक है, ऐसे ही तुक्के मत मारा करो। If 2 gram of NaOH is present in 200 ml of its solution, its molality will be, और मैं आपको बता रही हूँ मोलारिटी है, और मैं आपको बता दी हूँ दिस इज अ PYQ, दिस इज अ PYQ क्वेश्चन, PYQ है ये, ठीक है, यस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, परफेक्ट। आंसर आ गया क्या? सी आ रहा है, सी आ रहा है भाई, सी आ रहा है। सही आंसर तो अभी तक नहीं दिया आप लोगों ने मैम को। करें शुरू? बहुत बढ़िया, मुझे एक आंसर दिखा 0.25 एंड आई एम सो हैप्पी बच्चा, बिल्कुल सही सामने दिख रहा है मैम। अगर हमें मोल्स ऑफ NaOH कैलकुलेट करने हैं तो गिवन मास है 2 ग्राम, मोलर मास होता है बेटा 40 विच इज 1/20, है ना, यस। आगे देखो, आपको मोलारिटी कैलकुलेट करनी है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। मोल्स ऑफ सोल्यूट आप कैलकुलेट कर चुके हो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स बेटा 200 मिलीलीटर्स है, उसको 1000 से डिवाइड कर दो तो लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस विल बी 1/20 into 1000/200, ठीक है, ये गया, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, 5/2 is 2.5 डिवाइडेड बाय 10 विच इज 0.25 बेटा आपका करेक्ट आंसर होगा। इतना आसान क्वेश्चन आया है, देख रहे हो, गलती तो करनी नहीं है, हर एक नंबर आपको लेकर आना है। बहुत बढ़िया बेटा, अमेजिंग, 0.25 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट NTP इज। यार NTP पे 1 मोल कोई भी गैस हो, चाहे वो O2 हो, चाहे वो SO2 हो, चाहे वो और कौन सी गैस लिखूं, N2 लिख दूं, हाँ, तो मैम कोई भी गैस हो 1 मोल होनी चाहिए। कितनी वॉल्यूम होगी, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, लेट्स सी क्या आंसर्स आते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया आ रहे हैं आंसर मैम, ये जो प्यारे प्यारे बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा, बिल्कुल सही। 1 सेकंड का आंसर था ये मैम। अगर 1 मोल कोई भी गैस होती है तो वो STP कंडीशंस के ऊपर 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एंड यस बच्चा, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया बेटा, ऑप्शन बी। अभी मुझे पूरी स्क्रीन पे बिल्कुल सही सही आंसर्स ही दिख रहे हैं, तो बेटा ऐसे ही रहना है, ऐसे ही सही जवाब देने हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अमेजिंग बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following aqueous solution should have the highest boiling point? अब थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा बस, ज्यादा तो नहीं, हमें तो बस अपना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, हम कर लेंगे। करो बेटा, इस क्वेश्चन को करो, ठीक है, perfect. Which of the following aqueous solution should have the highest boiling point? कैसे करेंगे ये सोचो बेटा। बहुत बढ़िया, बी आ रहा है आंसर, बी आ रहा है, डी भी आ रहा है। आप लोग पता क्या करते हो, आधे बच्चे डी लिखते हैं, आधे ए लिखते हैं, फिर कहते हैं चलो सी नहीं लिखा, सी भी लिख देते हैं। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हो बेटा, तो यहां पर आपको क्या याद करना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमें बिल्कुल याद है, दैट डेल्टा TB इज इक्वल टू IKB इंटू मोलालिटी होता है ना, यस। तो यहां पर बेटा I क्या है आपका, वैन हॉफ फैक्टर है, यस। KB क्या है आपका, एलिवेशन कांस्टेंट है बेटा, और M आपका मोलालिटी है, ठीक है। अब ये बोलता है 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर, तो मोलालिटी को नियर अबाउट एक्वस सोल्यूशन के लिए मोलालिटी के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है मैम। तो हर केस में बेटा ये दोनों सेम है, तो सारी की सारी कहानी इस वैन हॉफ फैक्टर पे डिपेंड करेगी। और वैन हॉफ फैक्टर अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो NaOH का I जो वैन हॉफ फैक्टर होगा वो 2 होगा, यस। अगर आप Na2SO4 की बात करोगे तो Na2SO4 में 2Na प्लस 1 SO4 2 माइनस, तो यानी कि मैम टोटल 3 आ जाएगा यहां पर वैन हॉफ फैक्टर। यहां पर बेटा इसका वैन हॉफ फैक्टर NH4 प्लस और NO3 माइनस, मैम 2 आ जाएगा। और बेटा यहां पर वैन हॉफ फैक्टर KNO3
K प्लस और NO3 माइनस। यस, तो यहां पर बेटा आपका 2 वैन हॉफ फैक्टर आ जाएगा। अब जिसमें जितना ज्यादा वैन हॉफ फैक्टर होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। यस, तो देखो किसमें सबसे ज्यादा है, सेकंड में सबसे ज्यादा है, बिल्कुल। तो बेटा ऑप्शन बी जो है वो आपका सब बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बी, बहुत बढ़िया बेटा, 3 होगा, एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। अब सबका आंसर आ जाएगा बी, मुझे पता है। अब पूरी चार्ट में बी भर जाएगा, देखा, मुझे पता था। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब पेपर में आएगा तो गलती नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे मैम गलत हो गया, ऐसा पूरा सही इस्तेमाल कर रहे हो आप इमोजीज का। अरे मैम गलत आंसर हो गया, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन सही करेंगे। अगला देखो, अ सोल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर, एक सोल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दिया है एट 300 केल्विन, इट्स कॉन्सेंट्रेशन वुड बी, आपको उसकी कॉन्सेंट्रेशन बतानी है। चलो देखते हैं इसका सही आंसर देते हो कि नहीं, ठीक है। यस, ठीक है, चलो। A solution has an osmotic pressure, मैम सबसे पहले तो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला फॉर्मूला तो याद करो बेटा, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, जहां पर सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर। क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। मैम ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है बेटा 0.0821, कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। आर की वैल्यू बेटा जब प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया होता है ना, तो आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर यूज करनी होती है, तो 0.0821, ठीक है, इनटू टेम्परेचर आपको 300 दिया हुआ है। इतनी इजी कैलकुलेशन की हुई है ना आपके लिए, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, 1/300 विच इज इक्वल टू 0.033, 0.033 मोलर जो है वो आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखा, ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो भाई जो बी और आंसर दे रहे थे ना, जरा अपनी कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए। पता है मेरी मैथ्स की कैलकुलेशन बड़ी बर्बाद है, बहुत ही बर्बाद है, ठीक है, लेकिन ये वाली मैंने सही करी है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन मैम ने सही किया, आप भी अपनी कैलकुलेशन पर काम करिए। मैं बता रही हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से, बहुत दिक्कत होती है। डी बिल्कुल सही, ठीक है, क्लियर। या मैंने कैलकुलेशन गलत कर दिया? एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड, है ना मैम। 1/3 जो होता है वो 0.3 होता है, बिल्कुल। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। तो अगर आपने इसको 100 करोगे, ओके बेटा 0.0033 होना चाहिए ना। यस यस, देखा, अभी प्रूफ दे दिया कि मेरी कैलकुलेशन कितनी बर्बाद है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ऑप्शन में ना ये ऑप्शन गलत है, फिर इसको 0.0033 मोलर कर लो, ठीक है। कभी कभी तो टाइपिंग एरर भी हो सकती है, कोई बात नहीं, इतना तो आप भी समझते हो, मैम भी समझती हैं, हो जाती है, ठीक है। यस मैम, ऑप्शंस में गड़बड़ थी, ठीक है, देखा, हाँ ठीक है, ठीक है, 0.003, ठीक है। या टाइपिंग एरर तो हो ही जाती है, देखो, ह्यूमन एरर्स आर सो नॉर्मल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन कंपैरिजन टू 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर MgCl2 सोल्यूशन इज। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और ट्राई करो बेटा, ठीक है। हाँ हंस लो आप लोग मेरी कैलकुलेशन पे, कोई बात नहीं, ठीक है। इन कंपैरिजन टू 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, आपके पास में ग्लूकोज का सोल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर है। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MgCl2 सोल्यूशन इज। देखो यार ध्यान से देखो, डेल्टा TF जो होता है दैट इज इक्वल टू IKF इंटू M। अब यार दोनों सोल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन तो 0.01 और 0.01 ही है, बिल्कुल मैम। तो यानी कि बेटा ये वाली चीज दोनों की सेम है।
KF को नियर अबाउट दोनों का सेम कंसिडर करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो आप क्या कहोगे कि ये जो दो सोल्यूशंस हैं, ग्लूकोज का सोल्यूशन है और MgCl2 सोल्यूशन है, लेट अस अज्यूम कि दोनों का KF वैल्यू भी नियरली सेम है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो होगा आपका ये वैन हॉफ फैक्टर, ठीक है। और बेटा ग्लूकोज के लिए जो वैन हॉफ फैक्टर होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप MgCl2 की बात करते हो तो MgCl2 के लिए वैन हॉफ फैक्टर जो होता है I, वो कितना होता है MgCl2, तो उसमें 2 Cl माइनस है और एक Mg2 प्लस है, तो टोटल 3 आयंस है आपके पास में जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे बेटा। तो आपका वैन हॉफ फैक्टर 3 आ जाएगा, राइट, यस। तो बाकी KF इंटू M तो यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम ही होगा। तो हम क्या कह सकते हैं दैट जो डिप्रेशन आएगा ना वो ग्लूकोज के कंपैरिजन में 3 टाइम्स होगा, किसका, MgCl2 का। तो MgCl2 का जो डिप्रेशन कांस्टेंट होगा, डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट में, वो 3 टाइम्स होगा एज कंपेयर टू ग्लूकोज। तो ऑप्शन देख लो यार, अबाउट 3 टाइम्स, तो भाई ऑप्शन सी सही है। बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं 3 3 C C, ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही, ठीक है, सी। अमेजिंग बच्चे, ऐसे ही सही आंसर्स देने हैं, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा। वॉइस, क्या मेरी आवाज स्लो आ रही है? क्या मैम की आवाज स्लो आ रही है बेटा? प्लीज बता दो एक बार। नहीं। हाउ टू फाइंड वैन हॉफ फैक्टर? देखो बेटा, वैन हॉफ फैक्टर निकालने के लिए ना मैं आपको बता देती हूं, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वैन हॉफ फैक्टर I जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा, ठीक है बेटा। जहां पर अल्फा जो होता है वो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है कि कितना डिसोसिएट हुआ है। अगर कुछ नहीं दिया तो आप उसको 100% डिसोसिएशन कांस्टेंट लेके अल्फा की वैल्यू 1 लेते हो। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो यानी कि बेटा आपके अल्फा की वैल्यू 1 है। अब देखो MgCl2 कितने आयंस में डिसोसिएट होता है मैम? 3 आयंस में डिसोसिएट होता है। तो 1 + 3 - 1 × 1 विच इज 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3। तो इसलिए बेटा आपका वैन हॉफ फैक्टर 3 आया है। अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है, अगर आपको डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है तो वो वैल्यू आपको अल्फा की पुट करनी होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। विच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर? इनमें से बेटा टेम्परेचर से कौन अफेक्ट नहीं होता है? टेम्परेचर से कौन अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, यस, ठीक है बेटा, चलो चलो। विच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर? टेम्परेचर से कौन अफेक्ट नहीं होता है? जल्दी से देखो, जल्दी से। एक चीज हमेशा याद रखना, जब आपकी सारे के सारे टर्म्स मास के टर्म्स होते हैं तो वो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होते। लेकिन अगर कभी भी कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ रहा है तो फिर वो पक्का आपका टेम्परेचर से अफेक्ट होगा। अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो नॉर्मेलिटी में क्या होता है? इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स होता है। मैम वॉल्यूम आ रही है तो बेटा टेम्परेचर से अफेक्ट होगा। अगर आप मोलैरिटी की बात करते हो तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स होता है। बेटा वॉल्यूम आ रही है, जब जब वॉल्यूम आएगी वो टेम्परेचर से अफेक्ट होगी, ठीक है, तो मैम ये भी होगी। मोलैरिटी बेटा नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट होता है केजी के अंदर। तो मैम यहां पे सारे के सारे टर्म्स मास के टर्म्स हैं, यानी कि बेटा ये आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इसको टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप फॉर्मेलिटी की बात करते हो बेटा, फॉर्मेलिटी जो होती है वो मोलैरिटी की तरह ही होती है लेकिन आयनिक कंपाउंड्स के लिए होती है, फॉर आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और एक और बात बता दूं बेटा, फॉर्मेलिटी जो होती है वो बिल्कुल मोलैरिटी की तरह होती है, बस आप कैलकुलेट किसके लिए करते हो? जब आयनिक कंपाउंड्स के लिए कैलकुलेट करते हो तो आप उसे फॉर्मेलिटी कहते हो। और ये फॉर्मेलिटी पहले यूज किया जाता था, अब तो आयनिक कंपाउंड्स के लिए भी हम मोलैरिटी ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यानी कि मैम अगर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। सिर्फ एक ऐसा टर्म है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, विच इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर बेटा? यस। तो आगे बढ़ते हैं, कौन सा अफेक्ट नहीं होता? मोलैलिटी। नेक्स्ट, Which one of the following is a colligative property? कौन सी इनमें से colligative property है? तो चलो देखते हैं, बहुत बढ़िया, बी 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 बी, ऐसे ऐसे आंसर दो भाई। Which of the following is a colligative property?
तो सबसे पहले सोचो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती है मैम? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती हैं, राइट? सॉल्यूशंस पढ़ा है तो भाई 1 सेकंड में आंसर दोगे, 1 सेकंड में आंसर दोगे। जल्दी से देखो कौन सा करेक्ट आंसर है। सी आ रहा है, डी आ रहा है, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया यार, डी आंसर आ रहा है, अमेजिंग बच्चा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल डी आपका करेक्ट आंसर है। मैम हमें बिल्कुल पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, राइट? यस, तो ये सारी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट पे डिपेंड करती हैं कि भाई कितना आपने सॉलिड डाला, कितना सल्यूट डाला, उसकी अमाउंट पे डिपेंड कर रही है। बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही, ऑस्मोटिक प्रेशर, अमेजिंग बेटा। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस मैम, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। अमेजिंग बच्चे। नेक्स्ट, द वैन हॉफ फैक्टर ऑफ CaNO3 होल ट्वाइस इज। जब भी आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में कुछ नहीं दिया तो आपको कंसिडर करना है दैट दिस इज इक्वल टू 1, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका 100% है। चलो बेटा अब इसका आंसर दे दो, इसका आंसर दे दो, क्या है करेक्ट आंसर? लेट अस सी। डी आ रहा है, कितना आ रहा है? अच्छा अभी तक तो स्क्रीन पे 2 सेकंड का गैप होता है। सी आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, बिल्कुल सही है। सी आपका करेक्ट आंसर है, 333, बहुत बढ़िया बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल मैम, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है बेटा। अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो अल्फा वैन हॉफ फैक्टर इज इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा, अल्फा की वैल्यू 1 रखनी है और ये कितने में डिसोसिएट होगा? एक Ca2+ में और 2 NO3- में, तो यानी कि 3 - 1 × 1, दिस विल बी 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3। मैम ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही, अमेजिंग। आगे बढ़े। यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोलर सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1। अब अगेन जहां जहां एक इजी क्वेश्चन आ रहा है ना, मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बता रही हूं। अगेन बच्चा ये एक PYQ था, आप देखो, दिस इज अ PYQ, ठीक है? चलो जल्दी से सोच बताओ, अगर ऐसे क्वेश्चन आए कौन मिस करेगा यार, क्यों अपने नंबर हटाने? ठीक है, चलो चलो जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया बेटा। अ मोलर सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन। किसमें 1 मोल सोल्यूट प्रेजेंट होता है? सी आ रहा है। सी क्यों आ रहा है यार? ध्यान से देखो, सी नहीं बेटा, सी नहीं आएगा। थोड़ा सा ध्यान से ऑप्शंस को देखो, थोड़ा सा ध्यान से ऑप्शंस को देखो बेटा, सी नहीं है, सही ऑप्शन देखो, डी आ रहा है, डी आ रहा है, बिल्कुल बेटा डी आपका करेक्ट आंसर है। क्योंकि जब आप मोलालिटी की बात करते हो तो आप कहते हो मैम 1 मोल प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में, 1 मोल सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, तो 1 kg सॉल्वेंट यानी कि 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया बेटा, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अमेजिंग, अमेजिंग बच्चे, बिल्कुल सही। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज। अब ऐसा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्वियसली अच्छा क्वेश्चन है, सोच के बताना बेटा, इसका सही आंसर देना है, ठीक है? सोच के बताओ, जल्दी लाएंगे बेटा, बिल्कुल ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, सिर्फ कॉन्सेप्ट सोचना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट सोचना है। मैं देखती हूं, क्या आंसर आ रहा है? डी। नन ऑफ दीज तो नहीं है यार, नन ऑफ दीज नहीं है बेटा, सोच के जवाब दो यार। बी आ रहा है, बी बी बी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं याद तो ऐसे याद करो यार, मेरे पास एक सॉल्वेंट है, पूरा सॉल्वेंट है, मस्त, मतलब पूरा का पूरा क्या होगा, ऊपर इवेपोरेट हो सकता है, वेपर्स बना सकता है। अब अगर ये पूरा का पूरा वेपर्स बना सकता है और मैंने इसके ऊपर कहीं कहीं पे
क्या कर दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया। तो बेटा आप देख रहे हो इसने इसकी जगह रोक ली, तो ये इसको वेपर बनाने से रोक रहा है। तो प्योर सॉल्वेंट होता तो बहुत सारे वेपर्स बनाता, लेकिन अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दे रही हूं तो वो उसको हिंड्रेंस कॉज कर रहा है, उसको बनाने नहीं दे रहा वेपर, है ना। यस, तो यानी कि वेपर प्रेशर कम हो जाएगा एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो यही तो पूछा था दैट वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज, अगर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कंटेन करता है तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो वेपर प्रेशर इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। तो मैम ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। यस, बिल्कुल क्लियर। आई थिंक अब सबको क्लियर है, अब सबका आंसर बी आएगा, अब कोई डाउट नहीं रहने वाला है ना। यस, तो अब ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा, ध्यान से पढ़ना। अगेन थोड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं सोल्यूशन से, सोल्यूशन से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आप कर सकते हैं, जल्दी से करिए। परफेक्ट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C6H6CH3OH, ये आपको दिए हुए हैं सारों के बॉइलिंग पॉइंट्स, एंड विच विल शो द हाईएस्ट वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर। हाईएस्ट वेपर प्रेशर बताना है आपको रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। चलो ये चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद में 1 मिनट का जो ब्रेक होगा उसमें हम आपको एक स्टोरी सुनाएंगे, एक कहानी सुनाएंगे, मे बी आपको हेल्प करे वो लाइफ में, ठीक है। ठीक है, चलो, लेकिन उसके लिए आपको मेरे को सही सही जवाब देना है, ठीक है। चलो, मैम से कहानी सुननी है, कहानी सुननी है तो बेटा सही जवाब देना पड़ेगा। जल्दी से देखो, मैं देखना चाहती हूँ कौन सही जवाब देता है। ऋषि राज ने क्या किया मैम, ए, बी और सी, मैम तीनों आंसर हैं बेटा, मल्टीपल चॉइस नहीं है, बी बी, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब सोचो यार, द बॉइलिंग पॉइंट आपको दिए हुए हैं, आपको पता है यार जिसका जितना कम बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उतना जल्दी वेपर बना लेता है, राइट। यस, क्योंकि टेम्परेचर तो 0 से ऊपर बढ़ता है ना, तो जिसका जितना कम बॉइलिंग पॉइंट वो उतनी जल्दी वेपर बना लेगा। तो बेटा हम क्या कह सकते हैं दैट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द वेपर प्रेशर। जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम वेपर प्रेशर, जितना कम बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा वेपर प्रेशर। तो देख लो यार, आपसे पूछा था कि किसका हाईएस्ट वेपर प्रेशर होगा, मैम जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर आपको ये मैक्सिमम चाहिए तो आपको ये मिनिमम चाहिए। देखो सबसे कम कौन सा है, 80, 65, 184, 212, 65 सबसे कम है। यस, तो 65 किसका है मैम, CH3OH का है, राइट। यस, तो CH3OH दैट इज ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया यार। क्या बहुत बड़ी चीज थी क्या, 2 सेकंड में आ जाएगा आंसर, राइट। बिल्कुल, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, परफेक्ट। ऐसे आंसर दोगे ना मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो बिल्कुल ऐसे ही सोच के अगले सवाल का जवाब दीजिए। Which of the following is not correct for an ideal solution? चलो देखते हैं, बिल्कुल मेरे को ना स्क्रीन पे से सही आंसर दिखाओ, ठीक है, सही आंसर आने चाहिए, ठीक है। चलो करो बेटा, Which of the following is not correct for ideal solution? कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। लेट्स सी, बी आ रहा है यार आंसर तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का, बी, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही। अब इसकी बात करते हैं, Which of the following is not correct for ideal solution? अगर आप कोई भी सोल्यूशन की बात करते हो ना बेटा, आइडियल सोल्यूशन के लिए आपका डेल्टा V मिक्सिंग 0 होता है, आपका डेल्टा H मिक्सिंग 0 होता है, लेकिन बेटा जो डेल्टा S होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी 0 नहीं हो सकती। और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि उन्होंने एंट्रोपी को 0 कर दिया है, और ऐसा नहीं होता, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है यार, बताओ बताओ, इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? ऐसे 20 सेकंड का सवाल है, ये 20 सेकंड का सवाल है, हमारे पास टाइम भी कम है, तो हम फटाफट इस क्वेश्चन को करेंगे।
बहुत बढ़िया यार, मुझे तो एकदम ऐसे आंसर दिख रहा है। जल्दी से बता दो, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आए और आप फटाफट इसका जवाब दो। यस, नेहा ने बोला मैम आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बेटा, जल्दी बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? जो अमाउंट पे डिपेंड करती है, और अमाउंट पे कौन सी प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती है? अगर इसका सही जवाब दे दिया तो दिल खुश हो जाएगा मैम का। ऐसे स्क्रीन पे सही आंसर आना चाहिए, डी डी डी। बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही आंसर्स आने लग गए हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, के बी। देखो यार, ये क्या है मैम? ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मैं डीएफ लिख रही हूँ, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या है बेटा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यस मैम। और ये क्या है बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर। वो जो ओपी ओपी करते हो ना, वो ओपी ओपी ये है, ऑस्मोटिक प्रेशर। जो हर ओपी, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं ना मैम ओपी का मतलब क्या होता है यार? ओपी का मतलब क्या होता है? ओपी का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये रहा ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी। और ये है केबी, जो आपका कब आता है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। केबी क्या है बेटा आपका? केबी आपका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट होता है, और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैम ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। बिल्कुल बेटा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Two solutions have different osmotic pressures. The solution of higher osmotic pressure is called. जल्दी से बताइए बच्चे, जल्दी से बताइए, ठीक है? कोई भी डेफिनेशन, तुम कोई भी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बता रही हूं ओपी का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है? टॉक टू a chemistry teacher and she will say that it is osmotic pressure. चलो, which of the following solution of higher osmotic pressure? बेटा जिसका higher osmotic pressure होता है, देखो जब दोनों का सेम होता है तो मैम उसको isotonic solutions कहते हैं। लेकिन अगर दो ऐसे solutions है जिसमें से एक का higher osmotic pressure है, तो उसका नाम क्या है? जल्दी बताओ बेटा। ए आ रहा है यार। आइसोटोनिक तो सेम होते हैं तब होता है बेटा, जब ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होते हैं तब होता है। डी आ रहा है, बिल्कुल। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आपका करेक्ट आंसर है बेटा, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसे हाइपरटोनिक कहते हैं, जिसका कम होता है उसको हाइपोटोनिक कहते हैं, और जब दोनों के प्रेशर्स इक्वल होते हैं तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहा जाता है। ये तीन नाम याद रख लेना, इनसे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? यस, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन, विच सोल्यूशन विल शो मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? सेम वैसा सही क्वेश्चन है, हम कर चुके हैं। कौन सा सबसे ज्यादा एलिवेशन दिखाएगा बॉइलिंग पॉइंट के अंदर? कॉन्सेंट्रेशन सेम है, जल्दी बताओ बेटा। बिल्कुल सही लिख रहे हो, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। कौन सा मैक्सिमम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट दिखाएगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू मैम आई के बी इंटू एम। अब सभी की अगर ये दोनों वैल्यूज को हम नियरली कांस्टेंट ले ले तो बेटा यही डिसाइड करेगा, और ये तो मैम हमें कैलकुलेट करना आ ही गया है। यहाँ पे बेटा दो आयंस हैं तो मैम वैन ऑफ फैक्टर 2 होगा। यहाँ पे बेटा कितना होगा? Ba 1, Ba2 प्लस और 2 Cl माइनस, तो मैम यहाँ पे वैन ऑफ फैक्टर 3 आ जाएगा। यहाँ पे बेटा 1 और 3, मैम 4 आएगा वैन ऑफ फैक्टर, है ना? और यहाँ पे बेटा वैन ऑफ फैक्टर कितना आएगा? ओ भाई यहाँ पे आएंगे 2 Fe और 3 SO4 2 माइनस, तो यानी कि यहाँ पे 5 आएंगे। और हमें पता है जिसकी ये मैक्सिमम वैल्यू होगी उसका मैक्सिमम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो भाई साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल बेटा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ यूरिया इज आइसोटोनिक विद। बेटा आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है? जब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, ठीक है? तो आइसोटोनिक किसके साथ होगा? जल्दी से सोच के बताना बेटा, जल्दी से सोच के बताना, ठीक है? पाई इज इक्वल टू ICRT, ठीक है? यस, तो R और T के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है, तो मैम ये तो कांस्टेंट होगा हर केस के अंदर, हर केस में कांस्टेंट होगा। तो डिपेंड करता है I और C कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। कॉन्सेंट्रेशन 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 है, यानी कि मैम ये भी सेम है। तो I बेटा जब 1 होगा, जब आपका I दैट इज योर वैन ऑफ फैक्टर 1 होगा,
तभी तो आपका प्रेशर जो है वो बिल्कुल सेम आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो किसके केस में I1 है, यहाँ पे तो यार वैन टॉप फैक्टर 2 है, यहाँ पे शुगर है तो शुगर के केस में वैन टॉप फैक्टर 1 होता है, क्योंकि ना वो एसोसिएट होता है ना ही डिसोसिएट होता है। यहाँ पे बेटा वैन टॉप फैक्टर 3 है, 1 Ba 2 Cl माइनस। यहाँ पे सोल्यूशन बेंजोइक एसिड इन बेंजीन है बेटा, यहाँ पे जो वैन टॉप फैक्टर होगा वो लेस देन 1 आएगा। वो क्या आएगा, वो लेस देन 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसिएशन होगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा, एसोसिएशन होगा, लिख दो ड्यू टू एसोसिएशन, एसोसिएशन की वजह से। ठीक है, यस। तो बस मैम हमें दिख गया, ऑप्शन बी जो है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बेटा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आ रहा है ना सबका आंसर। जैसे ही मैम थोड़ा सा हिंट दे देती हैं सबके आंसर्स आ जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट्स इन सोल्यूशन, अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोसिएट होता है तो उस केस में वैन टॉप फैक्टर क्या होता है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कुछ भी लिखते हो ना तुम लोग, कुछ भी, जल्दी बताओ। इस सवाल का जवाब चाहिए मैम को, जल्दी। मैम अगर आपने बोला कि किस वैन टॉप फैक्टर डिसोसिएट कहां होता है यार, कहां होता है, सोच के देखो। मैम जब डिसोसिएशन होगा तो चाहे कितना भी डिसोसिएशन हो, I विल बी इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। मैम अल्फा की वैल्यू तो मोर देन 1 ही होगी। यस बेटा, तो हमेशा आपका वैन टॉप फैक्टर मोर देन 1 आता है। कब? डिसोसिएशन के केस में। जब भी डिसोसिएशन होगा तो वैन टॉप फैक्टर मोर देन 1 ही आएगा। तो मोर देन 1 यूनिटी, दैट इज ऑप्शन ए जो है बेटा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैम ने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई है क्योंकि बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। जहां पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आएगी मैम आपको जरूर समझाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following salts should have the same value of Van 't Hoff factor as that of this? तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वैन टॉप फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। मैम ने आपको सिखा रखा है, देख लो कितने आयंस में डिसोसिएट हो रहा है। देखो मैम 3 K+ है और एक ये है बेटा। जब ये आ जाता है कोऑर्डिनेशन, जब आपके कोऑर्डिनेशन बॉक्स आ जाता है तो उस पूरे को एक ही आयन कंसिडर करते हैं। तो 3 K+ प्लस एक ये, तो मैम टोटल 4 हो गए। तो बेटा यहाँ पे देखो 4 कहाँ पे वैन टॉप फैक्टर आ रहा है, तो मैम यहाँ पे तो वैन टॉप फैक्टर 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 और 3 5 आ रहा है ना। 2 Al 3 SO4 2 माइनस। यहाँ पे बेटा वैन टॉप फैक्टर 3 आ रहा है, 2 Na और 1 SO4 2 माइनस। यहाँ पे वैन टॉप फैक्टर 1 Al प्लस 3 ये, तो बेटा 4 आ रहा है। 4 ही तो चाहिए था। यस मैम, तो डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अमेजिंग, मजा आया, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो।